नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारे सेशन में हमारे साथ सीए नितिन लालवानी जी एंड सतीश गुप्ता जी हैं, जो हमें डिजिटल बैंकिंग, कैशलेस बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और आपके किसी भी तरह के कोई प्रश्न होंगे तो आप वो प्रश्न हमसे sdmis.nios.ac.in पर भी पूछ सकते हैं, या जो नीचे स्क्रॉल बार चल रही है उस स्क्रॉल बार पे जो मोबाइल नंबर लिखा है आप उस पर भी फ़ोन करके अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा उस पर पूछ सकते हैं। और हमारे साथ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं सतीश गुप्ता जी और सीए नितिन लालवानी जी, वो आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का परिचय करा दूं। सतीश गुप्ता जी हमारे साथ जो हैं वो क्रॉस नेशनल असाइनमेंट से हैं और उनके पास बैंकिंग का 18 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। नितिन लालवानी जी सीए रैंक होल्डर हैं जिनके पास बैंकिंग का 10 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है, और ये आज हमें इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, डिजिटल बैंकिंग और कैशलेस बैंकिंग के बारे में जानकारी देंगे। मैं ये सेशन अब सुपुर्द करता हूँ नितिन जी के हवाले। नितिन जी। First of all, good afternoon to all viewers. It gives me immense pleasure to present this session to all. जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल एंड कैशलेस बैंकिंग की, तो अगर आप देखें एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है इस समय डिजिटल इंडिया को लेकर के, और एक टेक्नोलॉजी बूम जो आ रखा है पूरे वर्ल्ड में, उसने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, बी इट शॉपिंग हो, बी इट एजुकेशन हो, और बी इट बैंकिंग हो। डिजिटल और कैशलेस बैंकिंग इसी का एक पार्ट है, और हमारा डिजिटल इंडिया बैंकिंग, डिजिटल इंडिया का ऑल्सो इनिशिएटिव है। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिक ऑब्जेक्ट इसका था फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बैंकिंग प्रोवाइड करना। तो व्यूअर्स, जैसे हम बात कर रहे थे डिजिटल बैंकिंग के बारे में, तो डिजिटल बैंकिंग ने पूरी बैंकिंग ऑपरेशंस को डिजिटाइजेशन कर दिया। ये एक लग्जरी है जो हमारे कस्टमर्स के पास अवेलेबल है, जो हमारे बैंकिंग उपभोक्ताओं के पास अवेलेबल है। अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले इट वाज अ बिग चैलेंज कि हम कैसे बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन आज जिस तरीके से डिजिटल बैंकिंग के युग में हमारे हर एक एस्पेक्ट को डिजिटाइज किया जा रहा है। आपको पैसा जमा करना हो, आपको पासबुक चाहिए हो, आपको पैसा निकालना हो, पैसा ट्रांसफर करना हो, और इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से हम बैंकिंग को एक्सेस कर पा रहे हैं 24/7, दैट ऑल्सो 365 डेज। कोई ऐसा समय नहीं है जब आप किसी न किसी माध्यम से बैंकिंग अकाउंट को आप एक्सेस नहीं कर पाए, चाहे वो छुट्टी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, कुछ भी हो। सारे तरह की एक्टिविटीज इसमें शामिल हैं, चाहे वो पैसा निकालना हो, पैसा जमा करना हो, विड्रॉ करना हो, ट्रांसफर करना हो, बिल की पेमेंट करनी हो, एग्जाम फीस की आपको पेमेंट करनी हो, या किसी भी तरह की। तो डिजिटल बैंकिंग ने रीडिफाइन कर दिया इंटायर बैंकिंग को। और ये सिर्फ आप इसको ऐसे ना देखिए कि इसने ईज ऑफ ऑपरेशन दिया है। मैं आपसे सामने और भी शेयर्स करना चाहूंगा। फैक्ट जो आपको जरूर जानने चाहिए एज अ व्यूअर, एज अ स्टूडेंट्स, कि डिजिटल बैंकिंग सिर्फ ईज ऑफ ऑपरेशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप ध्यान देखें तो इस समय विश्व में जितने स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स आ रही हैं, वो इसी के इर्द गिर्द काम कर रही हैं। बिलियंस ऑफ द कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है, बिलियंस ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी सेव हो रही है। बड़ी से बड़ी कंपनियां, चाहे वो भारत की जियो हो, अमेजन हो, वॉलमार्ट हो, पेटीएम हो, या बड़े से बड़े बैंक एचएसबीसी हो, एसबीआई हो, उनका माध्यम, उनका उनका जो केंद्र है आज की तारीख में, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बैंकिंग के तरफ बढ़ता जा रहा है। हम भारत जैसे देश में डीमोनेटाइजेशन को एग्जीक्यूट कर पाए, और खास करके आप देखिए इस समय कोविड के टाइम में हम इसको देख पाए। तो ये सारा जो हम फेस कर पाए, इसमें कहीं ना कहीं डिजिटल बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप सोचिए, जहां हम डिजिटाइज सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे में यदि हमारे पास डिजिटल बैंकिंग का टूल नहीं होता तो क्या हम और आप
बिना बैंक जाए ट्रांसफर्स, विड्रॉल्स या फिर बिल्स की पेमेंट कर पाते। ऐसे समय में डिजिटल बैंकिंग ना सिर्फ ईज ऑफ ऑपरेशन का माध्यम बना है, ये बन चुका है आज की तारीख में लाइफ सेविंग। आप देखिए, आपको 1 रुपए से अभी ट्रांजैक्शन अगर करना हो कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से भी, तो आप वो कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं था बिना डिजिटल बैंकिंग के। सिस्टम में ना सिर्फ एफिशिएंसी आई है, मैं कहूंगा कि बड़े सारे जॉब रोल, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हुई हैं इससे। और जितनी भी बड़ी फर्में हैं, मैं कहूंगा कि आज अगर आप डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं तो आपके लिए वहां पे दरवाजे खुले हैं। इसके साथ मैं कहूंगा कि हमारे श्रोताओं को जरूर बताया जाए कि पहले कैसे काम होता था, डिजिटल बैंकिंग के पहले बैंक्स में कैसे काम होता था। सतीश जी, आप कुछ इस पे एक बार रोशनी डालेंगे कि जब ये डिजिटल बैंकिंग नहीं आई थी, उससे पहले बैंकिंग कैसे चलती थी? हाउ बैंकिंग वाज ऑपरेटेड प्रायर टू डिजिटल बैंकिंग? इस पे सर मैं बताना चाहूंगा और सभी लोगों को, क्योंकि बैंकिंग आज की डेट में जिस स्टेज पे पहुंची है, ये रेगुलर रिफॉर्म हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें बैंकिंग आज से लेके, या पहले जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस स्टेज था, या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में एक स्टेज के बाद में नेशनलाइजेशन हुआ और लिबरलाइजेशन का स्टेज आया। अगर मैं थोड़ा सा पीछे एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि वो प्री इंडिपेंडेंस जो स्टेज था, दैट टाइम हमारे यहाँ सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता आया था। आफ्टर दैट 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। और आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस के समय, बिफोर इंडिपेंडेंस 1935 में both three banks merged together and changed in Imperial Bank of India. And after independence, it converted into the SBI. And after that, this nationalization phase is coming. 14 major banks merged, convert into the nationalized banks. And after that, regular reforms and some committees come, that like Narsimham Committee. And in this current subject, means current topics, digital payment, means when we are going to reform and necessity is coming. Earlier, banking channel only for the 3 categories: payment system, deposit system, and loan system. In payment systems, we are going for the manual withdrawals, when we have to go to the branch, fill up the forms, and physical cash we have to withdraw. And wherever we have to deposit, we have to go to that particular shops or particular branch or particular person and submit and deposit the cash. After that, some computerization has comes. We have to go for in CBS. In CBS, we have to access from any other branch. Means if you have accounts in one particular city and in particular branch, we have access these accounts in other branch also. Means this physical or manual withdrawal systems, we have to access from any other branch. Means next phase is come. One system is also come, that clearing checks clearing system. We have to deposit the check. Earlier, we have to deposit the check in the same branch, but in CBS systems, we have to submit check in any branch, either is cities in Mumbai or in Patna or in UP. If we deposit the checks, our money credited in next day, it is a centralized the clearing systems. After that, MT and other instruments also comes. We have to transfer the money. And next phase, when CBS is streamlined, RTGS and NEFT, 2 major payment system is comes. In RTGS and NEFT, if we check, both are the common system, but some steps and some major difference is that amount wise. If we transaction of rupees more than 2 lakhs, we have to go for the RTGS. In RTGS, transaction is on real-time basis. Means RBI has processed the transactions in real-time basis, and immediately it's hit the payment. In NEFT, earlier payment cycle is only 8 and 10 cycle is there. Now 48 cycle is there. Means in batch wise, there is no restriction of amounts in NEFT. In NEFT, we have to
minimum 50 rupees to maximum any amount we can transfer, but it is in batch wise. And in for 24 hours, 48 cycle is there. And now this payment cycle, earlier NEFT and RTGS, now customer can do from their own portals. Means now this they can do from their mobile, they can do from their laptop, they can do from their desktops. Earlier it is only possible from the branch, and bank people can do like this. So Nitin, you can continue. तो जैसा very complex banking prior to the digital banking and CBS. So I just wanted to throw some light on that. आप बिल्कुल ही अनकनेक्टेड था प्लेटफॉर्म था बैंकों के बीच में. एक बैंक दूसरे बैंक से जिस तरह से बात करते थे वो लेटर पोस्ट टाइप का था. जैसे कि हम लेटर लिख रहे होते थे, पोस्टल ऑफिस जाता था, डाकिया डाक पहुंचाता था, फिर जाकर के उसका होता था. लेकिन डिजिटल बैंकिंग के आते बैंक ना सिर्फ प्रॉम्प्ट हो गए, रिस्पॉन्सिव भी हो गए. अब आप देखिए, ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहले चिट्ठी भेजी जाती थी, फिर उसका जवाब आता था, और आज के समय में हम व्हाट्सएप करते हैं और आपको ब्लू टिक दिखता है और आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाले के पास हमारा मैसेज पहुंच चुका है. सेम तरीके से हमारा बैंकिंग सिस्टम में भी चलने लगा. तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, खास करके हम यंगस्टर्स जो Y2 के जनरेशन के हैं, या हम बात करते हैं कि 2000 के बाद के पैदा हुए हुए, समझ भी नहीं सकते कि बैंकिंग वो कितना टीडियस था. लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, इंतजार करना पड़ता था अकाउंट ओपन करने के लिए. आज का सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है. जैसे कि हमारे देश में CBS आया, जैसे कोर बैंकिंग सिस्टम आया, सारा कंप्यूटरीकरण हुआ, कंप्यूटराइजेशन हुआ मेरे पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का. ऐसे में बैंक्स आपस में कनेक्ट कर पाए, आपस में एक दूसरे के साथ सेटलमेंट सिस्टम्स को ऑनलाइन ले जा पाए, और हमारे सामने देश में 2 मेजर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स बन पाए, जिनको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, RTGS, NEFT. RTGS बेसिकली क्या है? ये रियल टाइम में सिस्टम होता है. आपने पैसा भेजा, सामने वाले को पैसा मिला. लेकिन NEFT क्या होता था? जनरली ये छोटे अमाउंट्स के लिए होते थे. आप भेजते थे, बैचेस में प्रोसेस होते थे, पहले 2-2 घंटे में होते थे, आज आधे घंटे में होते हैं, दिन में 48 होते हैं, 24/7 होते हैं. छुट्टी हो ना छुट्टी हो, संडे हो, उससे मतलब नहीं होता, आपका पैसा सीधे एडजस्ट होता है. थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं, ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स जो थे, ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स पहले बैंक इस्तेमाल किया करते थे. आप बैंक के पास जाते थे, अपना फॉर्म्स भरते थे, फॉर्म भरने के बाद आप रिक्वेस्ट करते थे, और बैंक आपस में दूसरे बैंक के साथ या दूसरी ब्रांच के साथ इस माध्यम से बात कर पाते थे. लेकिन और ये सारी जो चीजें हुई, ये 2004-5 में स्टार्ट हुई, और 2006-7 आते आते ये थोड़ा सा पूरा प्रॉपर स्ट्रीमलाइन हो पाया. इसके बाद यही सुविधाएं जो हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स जो हैं, लोगों के हाथ में देने की बात आ गई. लोगों के हाथ में देने की बात आ गई तो वो एक्सेस कर पाए अपने अकाउंट्स को बैंकिंग कार्ड्स के माध्यम से. आप लोगों ने सुना होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, ट्रेवल कार्ड एक्सेट्रा. मैं आपको बता दूं कि ये भी एक पेमेंट गेटवेज बन गए. आप अपने खाते को एक्सेस कर पाते थे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से ATM मशीन पे जाकर के. आपको किसी भी बैंक अधिकारी के पास नहीं जाना है, बैंक काउंटर पे नहीं जाना है, आपको पैसा निकालना है, आपको अपना स्टेटमेंट देखना है, आपको बैलेंस जानना है, आप जा सकते हैं ATM पे अपने कार्ड्स के साथ. मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं बैंकिंग कार्ड्स और कार्ड पेमेंट गेटवेज के बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में जो आपको जानने चाहिए. हमने सुना है, हम जनरली बात करते हैं डेबिट कार्ड्स की, हम जिन ATM कार्ड्स को रेफर करते हैं, लेमैन जिसको ATM कार्ड बोलते हैं, जनरली वो डेबिट कार्ड्स होते हैं. और इसी तरीके से एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड. मैं 2 और कार्ड्स को और आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा जो जनरली कम लोग जानते हैं, कैश कार्ड और ट्रेवल कार्ड्स. डेबिट कार्ड्स आपको राइट देते हैं, आपको प्रिविलेज देते हैं कि आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल पाएं या अकाउंट के बारे में एक लिमिटेड जानकारी ले पाएं जहां पे आपने पहले से ही पैसा जमा रखा है.
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि इफ यू हैव सम मनी इन द बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एंड यू वांट टू विदड्रॉ दैट, आप डेबिट एटीएम मशीन पे जाइए, डेबिट कार्ड डालिए, आपका मोबाइल, आपका पिन होगा, पासवर्ड होगा, आप उसे ऑपरेट कीजिए और आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती हैं, क्योंकि कम कैश विड्रॉल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गए मशीन पे एक साथ 50 लाख रुपए निकाल के आ गए। डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड वेरिएंट्स एंड कस्टमर प्रोफाइल, यहाँ पे लिमिट को सेट किया जाता है, क्योंकि अब ये माना जाता है कि आपको जब पैसों की जरूरत होगी तब आपके सामने एटीएम मशीन खुली है तो आप पैसे कम निकालेंगे और फिलिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो फिल होता है। क्रेडिट कार्ड इसके ठीक विपरीत है। आपके खाते में पैसे नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसी फैसिलिटी दे दी है बैंक द्वारा कि आप विड्रॉ कर सके। एक तरीके का छोटा सा लोन लिमिट आपको दे दिया गया, जिसे आप अपने क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक कार्ड से एक्सेस कर सकते हैं। आपने पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, उसे आप खर्च भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विड्रॉल के लिए कुछ चार्जेस लेती हैं बैंक, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दे वांट टू फिनेंस योर एक्सपेंसेस, नॉट योर कैश विड्रॉल। तो अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो जनरली कुछ पैसे आपको चार्ज किए जाते हैं। कंपैरेटिवली डेबिट कार्ड में प्रिडोमिनेंटली 4 से 10 ट्रांजैक्शंस तक फ्री होता है और ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट। आप पर कर सकते हैं कि जिस बैंक का आपका डेबिट कार्ड हो आप वहां से पैसा निकालें, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लेकर के। बैंकों के बीच में आपस में नेटवर्क बना हुआ है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन है। हो सकता है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम इस्तेमाल कर रहे हो और पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालें और आपको कोई चार्ज ना लगे, सब्जेक्ट टू आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कार्ड के लिए। कैश कार्ड में आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके सामने एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोग कह रहे थे कि मेरे स्टाफ के पास, मेरी लेबर के पास, मेरे घर में जो काम करने वाली बाई आती है उस नहीं है एटीएम का कोई सॉल्यूशन, नहीं है बैंक अकाउंट, तो हम उन तक पैसा उनको कैसे डिजिटाइज्ड फॉर्म में दें? उनके पास कोई वॉलेट नहीं है, मैं उनको कैसे दूं? उस समय हालांकि पहले भी था ये कैश कार्ड, तो हम क्या करते थे, वी इशूड कैश कार्ड। कैश कार्ड एक छोटा सा कार्ड है, बेसिकली एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जैसा ही है, जिसमें एक लिमिट का पैसा प्रीपेड इस्तेमाल रखा गया, डाल दिया गया है। आप जाएं 2000 रुपए का बैंक से कैश कार्ड खरीदें, जो आपको जनरली 2000 या 10-20 रुपए ऊपर आपको दे करके, 50 रुपए ऊपर दे करके आपको मिल जाएगा और आप जाकर के उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो एटीएम से या फिर आप खर्च भी कर सकते हैं पॉस मशीन पे। ट्रेवल कार्ड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, खास करके उनके लिए जो अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं और उन्हें पता नहीं कि आज वो किस कंट्री में है, कल किस कंट्री में है। मैं चाहूंगा सतीश सर इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालें कि ट्रैवल कार्ड कैसे दूसरे कार्ड से अलग हैं और किन परिस्थितियों में इनका यूसेज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सतीश सर। जैसे अभी तक नितिन ने बताया कि अभी तक अपने प्लास्टिक मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड के बारे में नितिन ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। सेम उसी कैटेगरी में ट्रेवल कार्ड है। ट्रेवल कार्ड इन जो दूसरे कार्ड्स हैं उससे कुछ मामलों में डिफरेंट है। मींस अभी तक जो आप बात कर रहे थे कि डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या कैश कार्ड है, वो एक ही करेंसी में होता था। मींस अभी अगर मल्टी करेंसी की बात करें, जैसे नितिन ने बोला कि ट्रेवल कार्ड उनके लिए इजी है जो लोग फॉरेन ट्रिप में ओवरसीज जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, टूरिज्म में जा रहे हैं, तो उनके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होने पे क्या होता है कि दैट टाइम वहां पे जाएंगे तो इजी वे में उनको जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो कुछ चार्जेस ज्यादा लगते हैं, देन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं आपके फेमा के, बट ट्रेवल कार्ड इन सब में इनबिल्ड होता है। मींस ट्रेवल कार्ड को अगर आप बोले तो ये मल्टी करेंसी का कार्ड है। अदर कार्ड जो है वो सिंगल करेंसी कार्ड है। मींस अगर आपके पास में ट्रेवल कार्ड है तो आप उसको जाकर यूएस में जाएंगे तो आप डॉलर में पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो डॉलर में विड्रॉ कर लेंगे, कोई पेमेंट्स आपको करने हैं डॉलर में वो कर सकते हैं। आप यूके जा रहे हैं, आपको पाउंड्स में पेमेंट चाहिए, आप ट्रेवल कार्ड को यूज कर सकते हैं। मींस आपका ट्रेवल कार्ड मल्टी करेंसी है और आपके पास में करेंसी प्लास्टिक कार्ड में अवेलेबल है। मींस आपको डॉलर या पॉन्ड या आपको एन अपने पॉकेट में करेंसी लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो कार्ड आपको ये सारी चीजें देता है और ये जो कार्ड होता है ये इजी वे में अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, मींस अगर आपको एडिशनल कोई भी रिचार्ज भी कराना है, मींस दैट टाइम आपका पैसा खत्म हो गया है,
कार्ड में आपके पैसा नहीं है, क्योंकि ये रिचार्जेबल कार्ड है। जैसे बाकी कार्ड्स हैं, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये थे, ये रिचार्जेबल ऐसा कोई उसमें नहीं होता है। डेबिट कार्ड में आप, जैसे नितिन ने बताया कि आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड मीन्स आपके पास लिमिट उतनी होनी चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड में आपको किसी बैंक ने लिमिट दी है 3 लाख की, तो 3 लाख की लिमिट ही यूज कर सकते हैं। सेम कैश कार्ड में जैसे बताया कि कैश कार्ड में आपको एक वॉलेट टाइप का है कि आपके एक करेंसी हो गई। ट्रैवल कार्ड में भी एक लिमिट होती है कि अप टू दैट अमाउंट तक आप अमाउंट उसमें फिलअप कर सकते हो। लेकिन आफ्टर दैट मीन्स आपने यूज कर लिया, और यूज करने के बाद में आपको रिक्वायरमेंट, एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो इस कार्ड को आप रिचार्ज कर सकते हो। जस्ट लाइक आपका जो मोबाइल होते हैं, हम लोगों के प्रीपेड और पोस्ट पेड सिम होते हैं। हम लोग बोलते हैं प्रीपेड में हमने इतने अमाउंट का रिचार्ज कर लिया तो इतनी हम बात कर सकते हैं। ट्रैवल कार्ड ही में मल्टी करेंसी होने के साथ साथ में जो सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है, रिचार्जेबल मीन्स इसको आप अगेन चार्ज कर सकते हो, अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। आपका जो मान लीजिए कोई फ्रेंड रिलेटिव्स कंट्री में है, इंडिया में है, और आप कहीं टूर टूर कर रहे हो, आप यूके में हो, दैट टाइम आपके अमाउंट खत्म हो गया है, तो आप अपनी बैंक को रिक्वेस्ट करोगे, बैंक अगेन इसमें अमाउंट डाल देगा और आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। तो ट्रैवल कार्ड जो है वो आप इस मामले में बोल सकते हो कि सबसे अच्छा कार्ड है, जहां पे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो, टूरिज्म पे हो या बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, दैट टाइम आपको ये बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करता है। और इससे जल्दी आपका सारी चीजें मैनेज हो जाती है। मीन्स आपको एडिशनल अमाउंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे डॉलर या पौंड या एन को परचेज करके अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वापस आओगे अपने ट्रिप से, तो आपके बैंक को आप ये वापस जो भी अमाउंट है वो कन्वर्ट करके आपकी वापस अकाउंट में क्रेडिट दे देगा आपकी करेंसी में। तो ये कार्ड नितिन जी, जैसे ये अदर कार्ड है। नितिन जी, ये रुपे कार्ड क्या होता है? सर जैसे रुपे मैं कार्ड की बात है, नित- रुपे कार्ड को मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अभी जो भी कार्ड्स की बात हो रही है, डेबिट, क्रेडिट, मास्टर या आपका ये कैश कार्ड या ट्रेवल कार्ड, ये सारे किसी एक पोर्टल में के थ्रू यूज होते हैं। जैसे जो दो कॉमन इंडिया में अभी तक पोर्टल थे, वीजा और मास्टर, जो सारे बैंकों के साथ, जितने भी बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ टाई अप करते थे और उनका रिकंसिलेशन करते थे। मीन्स उनको प्रोवाइड करते थे एक फैसिलिटी कि आप मेरा कार्ड यूज करो, मेरे पोर्टल पे रहो। जैसे बोलते हैं ना कि एक पोर्टल है जो सारे ट्रांजेक्शन, मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, कोई भी बैंक है, लेकिन अगर वो वीजा का कार्ड यूज कर रहा है तो वो उसको वीजा के थ्रू सारी चीजें टाई अप करनी चाहिए। तो सेम जब गवर्नमेंट ने देखा, तो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कार्ड लॉन्च किया, रुपे कार्ड। रुपे कार्ड एक वेरिएंट है, वो आइदर डेबिट कार्ड हो सकता है, आइदर क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कोई भी कार्ड हो सकता है। उसमें कोई रुपे कार्ड में ऐसा नहीं है कि वो डेबिट कार्ड ही है। लेकिन जो वीजा और मास्टर का वेरिएंट था, उसी वेरिएंट में नया कार्ड ये जो रुपए आया है, ये ओनली मतलब इंडियन कार्ड आप बोल सकते हो उसको। जैसे इंडिया में आजकल बात चल रही है ना कि स्वदेशी, तो ये आप अगर सब सीधे लफ्जों में बोलो तो ये स्वदेशी कार्ड है, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो विद इन कंट्री आपका सारे सेटलमेंट होते हैं, जिसमें कोई भी बाहर की एजेंसी वीजा या मास्टर या मैस्ट्रो और इस तरह की एजेंसीज अभी आ गई हैं, सेटलमेंट सिस्टम्स हैं, वो रुपए करता है। थैंक यू सतीश जी। नितिन जी बताइए। मैं थोड़ा सा इसको और बता दूं कि हम जनरली जो टाइप ऑफ कार्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कैश कार्ड हो गया, ट्रेवल कार्ड हो गया, इसको प्रोवाइड करने वाले वैसे तो आपको देने वाले बैंक हैं, लेकिन बैंकों को ये सर्विसेज देने वाले जो पेमेंट गेटवेज हैं, कुछ कंपनीज हैं, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, वीजा कार्ड, है ना, इस तरह की और भी गेटवेज हैं जो इंडिया में और आउट ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड है। रुपे कार्ड ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन इंडिया ने देखा कि हम काफी सारा पैसा दे रहे हैं। अब आप सोचिए, एक्सिस बैंक इंडिया में, एक्सिस बैंक का धारक खाता इंडिया में, वो ट्रांजैक्ट कर रहा है एसबीआई के एटीएम पे, वो भी इंडिया में, और एसबीआई में, लेकिन हम फैसिलिटी किसकी इस्तेमाल कर रहे हैं? वीजा कार्ड की। और वीजा कार्ड अब एक बाहर से है, उनके पास अपने टैक्स नॉर्म्स हैं, उनके अलग चीजें हैं, उनके अपने ऑपरेशनल खर्चे हैं। तो हमारे पास ये जो मर्चेंट बैंकिंग के जो खर्चे पड़ते थे वो बहुत ज्यादा पड़ते थे। ऐसे में ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन के आसपास हमारे देश की एक बॉडी है एनपीसीआई, जो लीड करती है हमारे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स को, आज की तारीख में खास करके रिटेल को,
उन्होंने रुपए कार्ड को भी लॉन्च किया, बिल्कुल स्वदेशी, लेकिन और इस का जो हर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, प्रीपेड कार्ड हो, या आगे चल के हम बात करेंगे कॉन्टैक्टलेस कार्डों की भी। आज की तारीख में इसका अलायंस हो रखा है डिफरेंट डिफरेंट बाहर के पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम से। तो ये आपको आने वाले समय में एक मल्टीनेशनल कार्ड के रूप में दिखेगा, दो इंडियन एंटिटी के साथ। इंडिजिनस है, स्वदेशी है, इस्तेमाल कीजिए, प्रेफरेबल इस्तेमाल कीजिए, और इससे देश का पैसा भी बचता है और आपका भी पैसा बचता है। नितिन जी, इसी से रिलेटेड एक दिल में पॉइंट है जी ये, जो अभी आपने पीछे डिजिटल बैंकिंग बताया, आरटीजीएस, एनईएफटी बताया, उसी से रिलेटेड है ये आईएमपीएस और ईसीएस क्या होता है? मैं उसको जानकारी देने से पहले मैं जरा सा आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बता दूं। बैंक जब आपस में डील करने लगे आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से, और एनईएफटी और आरटीजीएस अभी भी आपको कराने के लिए बैंकों के पास जाना पड़ता था। आपको पैसा निकालना है, आप एटीएम से निकाल सकते थे, लेकिन अभी भी जब मेजर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स की बात आती थी तो आपको बैंकों के पास जाना पड़ता था। इंटरनेट बैंकिंग, जैसे जैसे हमारे देश में इंटरनेट का इकोसिस्टम बनता गया, हमारे कस्टमर्स को एक लग्जरी बैंकिंग की सुविधा मिली, कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग, आपको दे दिया गया, और इन माध्यम से आप अपने अकाउंट्स को ट्रांजैक्शंस करने के लिए आरटीजीएस, एनईएफटी ये आपके सामने एक बहुत ही कॉमन होते थे। लेकिन लेटर देखा गया कि आरटीजीएस बड़ी अमाउंट के लिए है और एनईएफटी छोटी अमाउंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि एनईएफटी आप किसी भी अमाउंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं जब बात कर रहा हूं उस समय जब आईएमपीएस आया था, उस समय एनईएफटी आपका 24/7 नहीं था, और 2-2 घंटे में आपके सेटलमेंट बैचेस होते। अगर किसी कस्टमर को छोटा ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, तो इमीडिएट अगर करना हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। मैं थोड़ा सा लाइट डाल दूं इंटरनेट बैंकिंग के लिए कि इंटरनेट बैंकिंग काम कैसे करता था, या इंटरनेट बैंकिंग में और क्या आरटीजीएस और एनईएफटी को लेते हुए आप काम कर सकते थे, अपना खाता एक्सेस कर सकते थे। जब बात ट्रांसफर्स की आती थी पैसों की, तो बात करते थे एनईएफटी और, लेकिन मैंने बताया कि जैसे एनईएफटी आपके सामने चैलेंजेस रहते थे, तो हमारे बीच में आईएमपीएस आया, जिसका है फुल फॉर्म अगर मैं आप व्यूअर्स को बता दूं तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नाम से ही काफी है, बता रहा है दिस इज इमीडिएट, दिस इज रियल टाइम, एंड यू कैन डू इमीडिएटली, यू कैन ट्रांसफर द फंड्स व्हेनेवर एंड वेयरएवर यू वांट। छोटा सा मैं एनईएफटी आईएमपीएस के साथ कवर करना चाहूंगा ईसीएस को। कभी आपने सोचा कि मुझे बार बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट करना पड़ता है, या मुझे बार बार अपने ईएमआई की पेमेंट करनी पड़ती है, या बार बार गैस की, या बार बार मुझे ट्यूशन फीस पेमेंट करनी पड़ती है, या स्कूल फीस की पेमेंट करनी पड़ती है? क्या ऐसी कोई सुविधा है जहां पे मैं बैंक को एक बार बोल दूं और वो बैंक हर बार मेरे खाते से पैसा उनको देता रहे? ऐसी सुविधा के लिए हमारे पास ईसीएस सिस्टम सामने आया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। इसमें हमने क्या किया, आप एक बार इंस्ट्रक्शन दे दें, आपके खाते से हर महीने अकॉर्डिंगली पैसे जाते रहेंगे जहां पे आप भेजना चाहते हैं। मैंने एक बार बोल दिया कि टेलीफोन बिल अगर 2000 रुपए तक का आता है, आप मेरे खाते से पेमेंट कर दीजिए। आज मैं ये इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकता हूं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। बैंक क्या करेगा, सिस्टम में डाल देगा, लेट्स से मेरा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल या जियो या बीएसएनएल, उसने बिल रेज किया 639 रुपए 50 पैसे का, मेरे खाते से 639 रुपए 50 पैसे ड्यू डेट पे कट के चले जाएंगे। अपने आप में ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप सोचिए कि अगर 639 रुपए 50 पैसे ड्यू डेट पे मैं नहीं देता हूं, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ पीनल चार्ज, देयर विल बी सम पेनाल्टी, और मैं उन पेनाल्टी से अपने आप को बचा सकता हूं जस्ट बाय यूजिंग ऑफ ईसीएस मैंडेट। मेरे लोन की किस्त है, मैं इसको ड्यू डेट पे पेमेंट कर सकता हूं, खाली एक बार इंस्ट्रक्शन दे दूं, मेरे खाते में पैसे पड़े होंगे, वो कट करके चले जाएंगे। मेरा खाता हो सकता है एसबीआई का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, एक्सिस बैंक का हो, और जहां पे मुझे पेमेंट करना है वो हो सकता है करूर वैश्य बैंक का हो, पीएनबी का हो, या किसी दूसरे बैंक का हो।
ईसीएस के द्वारा ये बहुत हद तक संभव। आपने जैसा पूछा आईएमपीएस के बारे में, चूंकि मैं आरटीजीएस और एनईएफटी हम लोग कवर कर चुके थे, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आईएमपीएस के बारे में भी। मैंने बताया इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आपने पैसा जब करना है, जैसे 7 इसके लिए आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए कस्टमर का और उसकी एमएमआईडी चाहिए। मोबाइल नंबर और मेरा एमएमआईडी लेकर के आप अपने अकाउंट से मुझे पैसे भेज सकते हैं। मुझे आपको नहीं बताना है कि मेरा क्या बैंक अकाउंट नंबर है, क्या आईएफएससी कोड है, क्या कुछ है, उसकी जानकारी नहीं देनी है। ये एमएमआईडी क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरा एक मोबाइल है लेकिन मेरे पास 6 खाते हो सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे पर्टिकुलर खाते में ही पैसा करें, तो मेरा एक मोबाइल नंबर 6 अकाउंट नंबर के साथ अकाउंट का एक ही एमएमआईडी होगा। जनरली 7 डिजिट का होता है, यूनिक नंबर होता है। मैं अगर आपको वो देता हूं तो आप मुझे इससे ट्रांसफर कर पाएंगे और मैं अपने सारे व्यूअर्स को की छोटी छोटी पेमेंट, खास करके इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट हो या ट्यूशन फीस हो या स्कूल फीस हो, जो आपको एक रेगुलर हर मंथ पेमेंट करनी होती है, इसके लिए आप बैंकों को ईसीएस दे सकते हैं और ऐसे करके आपके आधे से ज्यादा काम पेमेंट के खत्म हो सकते हैं। अब फिर कोई बहाना नहीं रहेगा कि मैं भूल गया या मुझे ध्यान नहीं था या मैं जा नहीं पाया, और आप इससे मंथली काफी सारी सेविंग कर सकते हैं। आप एक चीज का मैं आपको और बता दूं, खास करके बैंकिंग एनवायरनमेंट में, जहां पे अगर आपने करेक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे ईएमआई की पेमेंट नहीं करी तो आपकी एक बैड क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। ये बैड क्रेडिट हिस्ट्री आपको आगे जाकर के बहुत महंगी पड़ सकती है। ना सिर्फ लोन लेने में, भविष्य में आप देखेंगे कि स्कूल के एजुकेशन तक में भी आपको इस तरह के चैलेंजेस देखने मिलेंगे कि आपको कहा जाएगा कि आपके फैमिली की जो पेमेंट कैपेसिटी है या पेमेंट हिस्ट्री है वो बैड है और हम आपको ये चाहेंगे कि आप इसको एडवांस पेमेंट करें या फिर आपको इंस्टॉलमेंट या मंथ फीस की फैसिलिटी ना दें। इस तरीके से ईसीएस और आईएमपीएस भी हमारे डिजिटल बैंकिंग को स्ट्रेंथन करने लगा, एंड दीज आर आल्सो द टूल्स ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। जी नवीन जी। नितिन, मैं इसमें नेट बैंकिंग में या इंटरनेट बैंकिंग जो बताया है तुमने, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। जैसे नितिन ने बताया कि अभी हम लोगों के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक नेट बैंकिंग है जिसमें आरटीजीएस और एनईएफटी उसने बताया। अगर नेट बैंकिंग में मैं थोड़ा सा और डिटेल ऐड करना चाहता हूँ कि नेट बैंकिंग एक्चुअल में है क्या। नेट बैंकिंग जैसे अभी आप तक सिस्टम में क्या था कि हम ब्रांच पे जाते थे और अकाउंट देखते थे या चीजों को मैनेज करते थे। नेट बैंकिंग में 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर तो हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं इंडिया में स्पेशली जो डरते हैं कि हम अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जो हमको पासवर्ड मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगा, और तो हो सकता है कि उसका मिसयूज हो जाए और मेरे अकाउंट से मेरा पैसा निकल जाए। ये डर अभी भी लोगों में है। तो नेट बैंकिंग में आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप अकाउंट सिर्फ देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना है, आप उसका स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, मीन्स वो सारी चीजें कर सकते हो जो जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स पैसे का लेन देन आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको लेन देन करना है तो उसमें आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी चाहिए होता है। मीन्स अगर आप ऐसे बोलें कि नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जो बैंक प्रोवाइड करते हैं उसमें आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो साइन ऑन, मीन्स आप इंटर करके जा सकते हो। दूसरा ट्रांजेक्शन, जिसमें आप अपने खाते से पैसा निकाल के कहीं पे दूसरी जगह भेज भी सकते हो। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं कि क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, तो हम जैसे चीजें सारी देख रहे थे, हम अपने खाते से पैसा अपने किसी दूसरे खाते को भेज सकते हैं, हम कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, हम जैसे जितने भी टिकट्स बुक करने होते हैं, आइदर मूवी के, रेलवे के, आईआरसीटीसी साइट पे, आइदर हम जाते हैं एयर टिकट बुक करते हैं, तो हर पोर्टल पे आपको जब पेमेंट सिस्टम के लिए जाते हैं वहां पे 3-4 सिस्टम दिखते हैं कि आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप यूपीआई एड से कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप वहां जाके किसी भी सिस्टम में लॉग इन करेंगे, वहां पे आपके पास एक सेपरेट यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, और उस पासवर्ड के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, रिस्क के साथ में अभी जो जो सिक्योरिटी फीचर्स आ रहे हैं, अभी क्या होता है कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो
तो उसमें एक फीचर्स ये भी होता है कि आपको ओटीपी आता है। मीन्स जो मोबाइल नंबर बैंक में आपने दे रखा है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हो तो बैंक ऑटोमेटिकली दैट टाइम एक ओटीपी जनरेट होता है जो आपके मोबाइल पे आता है, जिसको आप वन टाइम पासवर्ड बोलते हो। और जब आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे होते हो तो वो ओटीपी आपको इंटर करना पड़ता है। जब आप ओटीपी जो आपके मोबाइल पे आया हुआ है इंटर करते हो, तभी आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। और इसमें एक चीज और भी है, जो आप लोग बोलते हैं कि नहीं, ओटीपी के अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी होते हैं नेट बैंकिंग में, जो आपको सिर्फ आपको पता होते हैं। जब आपका मान लीजिए इन केस में कोई रिस्क है, कोई मोबाइल से आपका कोई रिस्क हो गया है, नहीं है आपके पास नंबर, दैट टाइम आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू भी आप वो रिस्क मिटिगेट कर सकते हो। नितिन। सतीश जी, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? सर, पॉइंट ऑफ सेल की अगर हम बात करें, अभी कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमको जब कोई भी सेल कंप्लीट हुई उसके बाद में हमको कैश पेमेंट देना होता था। मीन्स अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप पे गए हैं, कहीं मॉल पे गए हैं, तो जो भी आपने परचेज किया है, एक लास्ट टर्मिनल पे आप आते हो और वहां पे वो काउंटर पे सारी बिलिंग करके आपसे पेमेंट की बात करता था। उस पेमेंट को ही अगर हम लोग बोले हैं तो वो टर्मिनल जो होता है वो पॉइंट ऑफ सेल है। और वहां पे अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कैश नहीं दोगे, आप अपना कार्ड देते हो उसको। वो सारा बिलिंग करने के बाद में उस कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। और इसमें पॉइंट ऑफ सेल को अगर आप और आगे जाओ तो अभी पॉइंट ऑफ सेल को सिर्फ आप कोई फिजिकल ग्रोसरी शॉप या मॉल ही नहीं है। जब हम कोई ऑनलाइन परचेज भी करते हैं, जब हम ऑनलाइन परचेज करके अपने कार्ट में बुक करते हैं और कार्ट के बाद उसको बाइंग करके फाइनल ट्रांजेक्शन करते हैं, देन अगेन वो जो पेमेंट सिस्टम आता है उसको भी आप पेमेंट पॉइंट ऑफ सेल ही कहते हैं हम लोग। मीन्स जस्ट आपको जिस समय पेमेंट करना है, लास्ट पेमेंट है, आप उस समय जाओगे और अपने कार्ड की एंट्री प्रोवाइड करोगे, सिस्टम में पेमेंट एग्जीक्यूट होगा, पेमेंट कंप्लीट होगा, वापस आपके जो भी जहां पे भी जिस साइट के थ्रू आप गए हो वापस उसी साइट पे आ जाएगा। आइदर आप डीमार्ट पे हो, आइदर आप किसी मॉल में हो, आइदर आप मूवी परचेज कर रहे हो, जहां पे आपने पेमेंट किया है वो पॉइंट ऑफ सेल है। पहले ओरिजिनली ये जब पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम आया था तो बड़ी बेसिक मशीन थी। मीन्स आपके अकाउंट्स में के जो मर्चेंट था उसके पास में एक बेसिक मशीन होती थी जो कनेक्ट रहती थी चीजों से, सिर्फ पेमेंट ट्रांजेक्शन ही होता था। अभी धीरे धीरे ये भी अपग्रेड होते होते इस स्टेज पे आ गई है कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो पोर्टेबल हो गई है। मीन्स आप जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है उसके लिए बड़ा कोई टर्मिनल या कुछ भी चाहिए नहीं होता है। साथ में ये इन्वेंट्री भी मेंटेन करता है। जो भी न्यू पॉइंट ऑफ सेल मशीन आ रही हैं वो सारी इन्वेंट्री और सेल भी रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स पहले जो ओरिजिनली सिर्फ पेमेंट ही होता था, अभी आप एक ही टर्मिनल पे वो सारा सेल करता है, सारे सेल के बाद में उसी के थ्रू पेमेंट भी कर देता है। मीन्स आपका पेमेंट भी हो रहा है, इन्वेंट्री भी हो रहा है। और तीसरा जो, एक तो वर्चुअल जो मैंने बताया कि ऑनलाइन वाली है, सेकंड आपकी ग्रोसरी शॉप पे है, थर्ड अभी मोबाइल भी है। जैसे कोई पिज्जा डिलीवरी करने बॉय आता है तो साथ में वो भी अपना मोबाइल ही होता है उसका, और उसे साथ में वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी होती है। मीन्स वो डिलीवरी करता है आपके पास में, और आपको अपना, अगर आपको पेमेंट कार्ड के थ्रू करना है तो आप उसी पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे अपना कार्ड दोगे और वो पिज्जा बॉय या जो भी आपका अमेजन वाला या जो भी आपने ऐसा कोई भी मंगाया जिसमें आप पेमेंट आफ्टर सेल करना चाहते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है नितिन जी, हाँ सर। ये मोबाइल वॉलेट और यूपीआई ये क्या चीजें होती हैं आजकल डिजिटल बैंकिंग में? इसके बारे में बहुत सुना जा रहा है, कुछ इस पे बारे में बताइए। डेफिनेटली सर, अगर आप देखिए तो इंटरनेट बैंकिंग जनरली एक्सेस हो पाता था लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर्स के माध्यम से, और काफी हद तक थोड़ा सा कम्बरसम था। मुझे अच्छे से ध्यान आता है कि कई लोग कंप्लेन करते थे कि मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग तो है लेकिन हम इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। कभी पिन का चक्कर है, कभी पासवर्ड का चक्कर है, कभी बैंक की साइट काम नहीं कर रही है, कभी उनका बैंडविड्थ ओके नहीं है। ऐसे में मोबाइल वॉलेट्स को अपना एक स्कोप दिखा एंड दे फैसिलिटेटेड अ न्यू काइंड ऑफ फैसिलिटी टू द कस्टमर्स। मोबाइल वॉलेट एक तरीके का डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल बटुआ है जिसके माध्यम से आप करेंसी को कैरी कर सकते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, भारत में डीमोनेटाइजेशन के टाइम, हालांकि पहले ही लॉन्च हो चुका था पेटीएम और बड़े सारे इस तरह के ऐप, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के टाइम खास करके पेटीएम ने एक बहुत हद तक अच्छा काम किया।
आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने वॉलेट को अपने अकाउंट से रिचार्ज करते थे। पैसा डिजिटल फॉर्म में आप पैसा अपने वॉलेट में ले आते थे, पेटीएम अकाउंट में, और वहां से आप पैसों को खर्च करते थे। आप चाहे तो साथ में लिंक कर सकते थे अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को। तो पहले कस्टमर क्या करता था, डेबिट कार्ड ले जाता था एटीएम मशीन में, वहां से पैसे निकालता था और कस्टमर को प्रोवाइड करता था। मोबाइल वॉलेट्स के आने के बाद क्या हुआ, कस्टमर ने क्या किया, अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने इंटरनेट बैंकिंग को लिंक किया मोबाइल वॉलेट के साथ, और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से सीधे उसको पेमेंट कर दी अपने सप्लायर को, अपने सेलर को। बहुत ही हैसल फ्री था। और मैं कहूंगा कि आज की तारीख में बड़ी सारी स्टार्टअप्स कंपनियां और बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में कूद चुकी हैं और काम कर रही हैं। बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर आप देखें इंडिया में जो प्रोमिनेंट वॉलेट्स हैं, मैं कहूंगा पेटीएम है, फ्री फ्री रिचार्ज है, मोबीविक है, ऑक्सीजन है, एम रूपी है, एम कनेक्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, एसबीआई का बड़ी है, लगभग लगभग हर बैंक ने अब उतार दिया है। इंटरनेट बैंकिंग आप कंप्यूटर के माध्यम से यूज करते थे, उसी इंटरनेट बैंकिंग को जब आप मोबाइल के माध्यम से इस्तेमाल करने लगे, लेकिन किसी तीसरे आदमी के पोर्टल पे, बैंक का सर्विस नहीं था, ये मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप करने लगे, जिसने लोगों की लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, जो आपने पूछा यूपीआई के बारे में। अब मोबाइल वॉलेट के साथ एक दिक्कत थी, अगर आप ध्यान से देखें तो मोबाइल वॉलेट आप पैसा उसको रिचार्ज करते थे और ये थर्ड पार्टी का होता था, किसी एक का होता था। मान लीजिए पेटीएम का है तो पेटीएम के ही अकाउंट से आप ट्रांसफर करते थे और पेटीएम वाला ही सप्लायर आपको चाहिए था इस्तेमाल करने के लिए। ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बाजार ने और सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए और उनमें से सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी जो था वो था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई एक मल्टीपल बैंक अकाउंट को आपको सिंगल मोबाइल ऐप एप्लीकेशन पे ले आता है। आप अपने यूपीआई अकाउंट के माध्यम से, एक ही यूपीआई अकाउंट के माध्यम से अपना एक्सिस बैंक का खाता भी एक्सेस कर सकते हैं, एसबीआई का खाता भी एक्सेस कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी खाता एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी वो नहीं, लिमिट नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ये आ गया कि यूपीआई के माध्यम से जब आपको पेमेंट ट्रांसफर करना होता था तो आपको अपना अकाउंट नंबर तक नहीं बताना है किसी को। आपका एक यूनिक एड्रेस बन सकता था। फॉर एग्जांपल आप बना सकते हैं naveen@ICICI ओके, आपको सिर्फ इतना बताना है। ये naveen@ICICI ओके पे अगर जब भी कोई आदमी पैसा भेजेगा तो सीधे आपके खाते में पैसा चला जाएगा। आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं बताना है, आपको अपना कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है। और सबसे अच्छी बात यह हुई यूपीआई की कि इसमें आपको अपने अकाउंट से किसी वॉलेट को रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल वॉलेट में क्या एक एक छोटी सी कमी थी। मान लीजिए मैंने अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाते से पेटीएम वॉलेट में पैसे डाल दिए। जब पेटीएम वॉलेट में मैंने पैसे डाल दिए, अब इस पेटीएम वॉलेट से मेरे लिए एज अ कंज्यूमर, एज अ यूजर, मैं उन पैसों को निकाल नहीं सकता था। मुझे या तो वो पैसे खर्च करने थे या तो फिर वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करने थे, और वो भी उसी के ही प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा पैसा ब्लॉक रहता था, और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कस्टमर्स की जो मेंटेलिटी है, और मैं कहूंगा खास करके मध्यम वर्गीय की मेंटेलिटी है, वो अच्छी मेंटेलिटी है कि वो पैसे का ब्याज लूज करते थे। यूपीआई ने आपको इन सब चीजों से छूट दे दी। अब आप क्या करते हैं, आप खाते से सीधा पैसा निकालते हैं और ट्रांसफर करते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक जो क्रांति आई इंटरनेट बैंकिंग से मोबाइल वॉलेट पे, और मोबाइल वॉलेट पे आगे यूपीआई पे, ये एक रिवॉल्यूशनरी है। और मुझे लगता है कि जो जितने भी कंसर्न्स थे हमारे, उनको लेकर के, इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के और वॉलेट को लेकर के, वो यूपीआई ने पूरे कर दिए। जी नवीन जी। और आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो गूगल पे, जियो मनी, पेटीएम और काफी सारे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूपीआई पेमेंट्स ऐप अपने बना करके कस्टमर को सर्व कर रही हैं। नवीन जी, नो कार्ड नो इंटरनेट सॉल्यूशंस के बारे में अगर कुछ प्रकाश डालें तो बेहतर है। हाँ, डेफिनेटली आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि इंडिया और भारत में जो दिल है वो बसता है भारत में।
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की, या मैं कहूँ रूरल कस्टमर्स की। अगर आप देखिए, सबके पास जितनी भी सॉल्यूशंस हमने बात की, डिजिटल का सिर्फ मतलब इंटरनेट नहीं है। डिजिटल का मतलब सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके पास स्मार्टफोन है या इंटरनेट का एक्सेस है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पास डेली कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, और मोबाइल आज की तारीख में हमारे देश के हर कोने में पहुंच चुका है। तो मैं नो कार्ड और नो इंटरनेट सॉल्यूशंस की बात अगर हम करें, तो हमारे पास एक आया *99#। *99# आपको ये यूएसएसडी प्लेटफॉर्म है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। सारे टेलीकॉम ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करते हैं इसके माध्यम से। आप इसके माध्यम से बेसिक फोन से, जी हाँ, बेसिक फोन से जो हम लोग बहुत पहले इस्तेमाल किया करते थे, उस फोन के माध्यम से भी आप सीधे अपने बैंक के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो और आपके पास नेसेसरी एमएमआईडी और एमपिन हो। आप *99# करके आप आपके सामने एक प्रेस करेंगे अपने मोबाइल पे, और अगर आपका मोबाइल नंबर कनेक्टेड होगा और आपके पास एमएमआईडी होगी, तो आप सिर्फ वैसे ही ट्रांजैक्शन कर देंगे, बिना किसी स्मार्टफोन के या बिना किसी इंटरनेट सॉल्यूशंस के। दूसरा मैं बात करूं कि जब हमारे देश में आधार कार्ड आया, आधार से क्या हुआ कि हम एक नए तरह का सिस्टम इन प्लेस कर गए, और हमारे सामने बायोमेट्रिक डिवाइसेस आ गई। हमारे काफी सारे कस्टमर्स के लिए आज भी मुश्किल रहता है कि वो अपना पासवर्ड याद रखें, अपना अकाउंट नंबर याद रखें, या चीजों को ऑपरेट कर पाएं। ऐसे में आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस सिस्टम्स का भी हमारे सामने उदय हुआ, जिसने बहुत हद तक आसान कर दिया हमारे जीवन को। आपको अपना आधार नंबर मालूम होना चाहिए, आप किसी भी माइक्रो एटीएम पे जा सकते हैं, एटीएम पे जा सकते हैं, आप वहां पे जाइए, अपना अंगूठा लगाइए, अपना आइरिस स्कैन करिए, और आप वहां से पैसों का विड्रॉ कर सकते हैं। दोनों ही यूएसएसडी और एईपीएस चूंकि रूरल इंडिया के लिए हैं और हमारे छोटे रिटेल कस्टमर्स के लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ कैप्स हैं। आप बहुत कम, मतलब 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, और ये भी अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है। और जो हमारा डिजिटल गैप था रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में, वो इन दोनों ने ब्रिज कर दिया। जी नवीन जी। ये आजकल के जो नई एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं डिजिटल बैंकिंग में, तो डिजिटल पेमेंट्स की दिशा में भी कोई नई एडवांसमेंट्स आई हैं, जैसे कुछ हाइब्रिड सॉल्यूशंस या ऐसे कुछ आए हैं? जी, मैं अब कहूंगा कि ये अगर आप आज के तारीख में चले जाइए, तो जो सॉल्यूशंस हैं वो मल्टी फेसेट्स हो गए हैं। अब आप कोई मुझसे पूछे कि पेटीएम क्या है, तो मुझे ये बताने में बड़ी चैलेंजिंग आएगा कि पेटीएम वॉलेट है, कि पेटीएम यूपीआई है, कि पेटीएम ईसीएस का काम कर रही है। या फिर मुझसे कोई पूछे कि क्या ऐसी कोई सुविधा है जहां पे आप ये सारे के सारे फीचर्स जो भी आपने बताए, चाहे वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो, या यूएसएसडी हो, या माइक्रो एटीएम हो, या फिर वॉलेट हो, इन सबका आप कोई समागम, कोई ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सबका मिल जाए। तो मैं कहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसने अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा, रेस्ट्रिक्ट नहीं रखा। हर चीज, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल स्टार्ट होना हो गई है, और इनको हम हाइब्रिड सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं उदाहरण लूंगा पेटीएम का। अब पेटीएम वॉलेट भी है, पेटीएम यूपीआई भी है, पेटीएम से आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं, पेटीएम से आप अपना ईसीएस मैंडेट कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैंने एक बार पेटीएम से पेमेंट किया अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को। अब हर महीने वो मुझे बताता रहता है बिल जनरेट हो गया है, आज लास्ट डेट है, पेमेंट कर दीजिए, और मुझे सिर्फ टच करना रहता है, ओके करना रहता है, और मेरा पैसा चला जाता है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा, आपके सामने एक ऑक्सीजन की मशीन भी खड़ी हुई है। नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर जो प्रोवाइड कर रही हैं इस तरह के सॉल्यूशंस को। आप देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ मोबाइल रिचार्ज कर सकता है, आप कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपको एईपीएस, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अंगूठा बना हुआ है टच करने के लिए। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का भी इसने आपको सॉल्यूशंस दे करके रखा है। एक इसी इसी लाइन में मैं कहूंगा कि हमारे देश में एक भारत बिल पेमेंट सिस्टम का भी उदय हुआ। हमने देखा कि जब बड़ी सारी कंपनियां इस तरह से आ रही हैं, तो एनपीसीआई ने एक और मॉडल तैयार किया है बीबीपीएस का। हालांकि आज के तारीख में सिर्फ 7 सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, मोबाइल बिल्स, लैंडलाइन, डीटीएच और
ब्रॉडबैंड को, जिनके बिल्स की आप पेमेंट कर सकते हैं बीबीपीएस के माध्यम से, मगर ये एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम आ गया है जहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा और आपने यूज भी किया होगा फास्टैग को लेकर के। आप सोचिए, हम जाते हैं 100 और 120 की स्पीड से हाईवे पे और खड़े हो जाते हैं जाकर के टोल टैक्स पे, जहां मुझे पेमेंट करनी पड़ती है। किसी के पास कैश नहीं है, किसी का मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, किसी का एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा है। ऐसे में हमारे पास सामने आ गया फास्टैग सिस्टम। फास्टैग में क्या हुआ, आपको एक ये भी यू काइंड ऑफ यूपीआई हो गया और आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो गया। आपने गाड़ी क्रॉस करी, आपके खाते से पैसे कट गए, लोगों को रुकना नहीं रहा। और अभी तो मैंडेटरी हो गया है और कई बैंकों ने इसके ऊपर डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस ले आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाइब्रिड सॉल्यूशंस हैं, ये तो एक टूल्स हैं। इन टूल्स को आप किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक यूजर और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। चेन्नई में 2016 में फ्लड्स आए। जब चेन्नई में फ्लड्स आए तो बैंक बंद थे, क्योंकि बैंक का सिस्टम कहीं ना कहीं डैमेज हुआ था, पानी भर गया था, एटीएम में पैसे डाले नहीं जा रहे थे। तो माइक्रो एटीएम्स के माध्यम से बैंक ने गांव-गांव जाकर के अपनी गाड़ियों पे जाकर के लोगों को पैसा निकालने की सुविधाएं दी। डीमोनेटाइजेशन के टाइम में भी जब एटीएम में बड़ी सारे लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, काफी बैंकर्स ऐसे होते थे जो छोटी सी माइक्रो क्रेडिट कार्ड मशीन, माइक्रो एटीएम मशीन लेके चले जाते थे। वो बिल्कुल पॉस मशीन की तरह होती है, जैसा कि आप सिस्टम पे देख पा रहे हैं। ऑक्सीजन टाइप की मशीन एक पड़ी हुई है, आपने इसमें से पैसे निकाल सकते थे। तो मैं कहूंगा कि अब सिस्टम ये नहीं रहा है कि ये इंटरनेट बैंकिंग है या ये मोबाइल वॉलेट है या ये यूपीआई है या ये एईपीएस है। सबका समागम होता चला गया है और बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेफ और सिक्योर वे ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन को आपको प्रोवाइड कर रही हैं बाय मींस ऑफ इंटीग्रेटिंग सेवरल डिजिटल पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज एट अ वन प्लेटफॉर्म। जी नवीन जी। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
आशा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, वेलकम बैक विद्यार्थियों। हम ब्रेक पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं, एक बार नितिन जी एक बार आपको कंप्लीट बताएंगे और उसके बाद हम आगे का सेशन शुरू करेंगे। नितिन जी। जी नवीन जी, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया कि डिजिटल बैंकिंग ने सारे ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज कर दिया और इससे हमें काफी सारी सेविंग्स हुई। हम बैंकिंग को एक्सेस कर पाए 24/7। ना हमें सिर्फ ईज ऑफ ऑपरेशंस प्रोवाइड हुए, लेकिन हमारा बैंकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सिक्योर हो गया। रिस्पॉन्सिव और सिक्योर के बारे में थोड़ी सी बातें रह गई थी, तो मैं यहाँ पे कवर अप कर दूं कि रिस्पॉन्सिव ऐसे हुआ, पहले हम जब पैसा जमा करते थे या पैसा निकालते थे तो हमारे सिस्टम में डेबिट क्रेडिट हुआ कि नहीं मुझे ये पता नहीं चलता था। आज के समय में क्या होता है, जैसे मेरे खाते से पैसे कटते हैं या पैसे जमा होते हैं, इमीडिएटली मेरे सामने एक डेबिट क्रेडिट का मैसेज मेरे मोबाइल पे आ जाता है। और अगर हम कुछ भी चाहते हैं, मुझे पहले एक्सेस करना था अपने अकाउंट स्टेटमेंट को देखने के लिए तो मुझे बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं सीधे सिर्फ एसएमएस के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने सिस्टम को देख सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे बीच जो बैंकिंग था वो पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सिक्योर हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया। फिर मैं कहूं कि कुछ बातें हम लोगों ने बताई कि ये सिर्फ रिवॉल्यूशनरी नहीं है, ये आज की तारीख में लाइफ सेविंग भी बन गया, खास करके जब हम कोविड पेंडेमिक के माध्यम से देख सकते हैं। और सिस्टम में इतनी एफिशिएंसी आ गई है मित्रों कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपको पता नहीं चलता था कि खाते में क्या है, आज आप खाते को 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी रिमोट लोकेशन से बिना बैंक काउंटर पे जाए हुए। हमने बात की कैसे हम नॉर्मल बैंकिंग के माध्यम से उठते हुए धीरे धीरे कोर बैंकिंग सिस्टम पे आए, और जो लेटर पोस्ट या मैनुअल बैंकिंग था इसको बंद करके हम सीबीएस के माध्यम से आए और बैंकों के बीच में एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बना। हमने आईएफएससी कोड की बात की कि कैसे आईएफएससी कोड आया और जिसने हर ब्रांच को एक आइडेंटिटी दे दी, जिसके माध्यम से बैंक और आउट ऑफ द बैंक ब्रांचेस जो हैं वो आपस में बातें करने लगी। पेमेंट सिस्टम्स के बारे में हमने बात की जो मेजर थी, आरटीजीएस और एनईएफटी। आरटीजीएस में हमने बताया था कि रियल टाइम है और ग्रॉस बेसिस है, आपने पेमेंट किया वहां सीधे ट्रांसफर हो गया। लेकिन एनईएफटी के बारे में हमने बात की तो हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्ट होते थे वो जनरली बैचेस में होते थे, हमेशा बैचेस में होते थे। पहले ये तो हर 2 घंटे के अंतराल पर थे, दिन में 4-5 होते थे, धीरे धीरे बढ़ते, और आज के तारीख में ये हर आधे घंटे के अंतराल पे होते हैं और दिन में 48 है, 24/7 बिना किसी छुट्टी के तहत। फिर हमने बात किया नितिन, लेकिन ये भी ऐड कर दो कि बैंक में एक टाइमिंग है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि बैंक में एक टाइम होता है जब आप बैंकों को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप घर पे बैठे बैंक में निश्चित रूप से बैंक का शटर अगर गिर गया तो आप एनईएफटी आरटीजीएस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पे हैं और अपने मोबाइल बैंक से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप एनईएफटी की सुविधाओं को 24 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने बात की बैंकिंग कार्ड्स की और कार्ड पेमेंट गेटवेज की, जहां हमने बात की कि 4 तरह के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड और ट्रेवल कार्ड। आप कहीं इसमें वेरिएंट्स भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मुद्रा कार्ड जो डेबिट कार्ड है लेकिन साथ में आपको वो पैसे निकालने की भी सुविधाएं देती है। हमने पेमेंट गेटवेज की बात की जहां पे हमने बात की कि रुपए कार्ड इंडिजिनस है, देसी है, सस्ता है और हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हमने बात की इंटरनेट बैंकिंग की कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग से आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और इस पेमेंट में जो 4 मुख्य सुविधाएं थी वो थी हमारे सामने एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस और आईएमपीएस की। आरटीजीएस और एनईएफटी हमने पहले डिस्कस कर लिया। हमने बात किया ईसीएस और आईएमपीएस की। ईसीएस में हमने बताया कि आप अपनी
EMIs को, आप अपने यूटिलिटी बिल्स को, जो आपको हर महीने आप पेमेंट कर सकते हैं, आप बैंकों को एक मैंडेट दे सकते हैं और बैंक उस माध्यम से उसको हर महीने पेमेंट कर देंगे बिना आपकी फर्दर रिक्वेस्ट के। IMPS जब बात आने लगी तो बात आने लगी कि पहले जब NEFT 24x7 नहीं था, उस समय IMPS आया और छोटी छोटी पेमेंट को रियल टाइम में सेटलमेंट के लिए आया। हमने यहाँ पर यह भी आपको बताया कि आपको इसलिए मोबाइल नंबर और MMID ऑफ द बेनिफिशियरी आपको चाहिए होगा। फिर हमने बात किया पॉइंट ऑफ सेल की, जहां पे आप अपने ATM का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को अपने सेलर के शॉप पे ही एक्सेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ POS मशीन, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय सामने है। फिर हमने बात किया मोबाइल वॉलेट्स की। हमने बताया कि कैसे मोबाइल वॉलेट्स एक नई क्रांति ले आए और हमने बात की कि आप किस तरीके से मोबाइल वॉलेट में डिजिटल फॉर्मेट में अपने पैसों को कैरी ऑन कर सकते हैं और कैसे आप अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को इसमें लिंक कर सकते हैं और कैसे आप अपने प्लास्टिक करेंसीज को किनारे करते हुए सीधे मोबाइल के माध्यम से आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। हमने बात की बड़े आज के तारीख में जो वॉलेट हैं, जैसे पेटीएम की बात करें, गूगल पे की बात करें, जियो मनी की बात करें, SBI बडी की बात करें, इस तरीके से। फिर हमने बात की UPI क्या होता है। हमने बताया आपको UPI कि मल्टीपल बैंक को सिंगल एप्लीकेशन पे ले आया। मोबाइल वॉलेट जहां पर आपको एक ही सिंगल ऑपरेशन देते थे, लेकिन यहां पर आप मल्टीपल बैंकों को एक साथ मर्ज कर पाए। ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन ये सामने आया और हमने आपको बताया यहाँ पर कि कैसे जो कमियां थी इंटरनेट बैंकिंग की, मोबाइल वॉलेट की, वो UPI ने पूरी की। उसके बाद हमने बात किया नो कार्ड नो इंटरनेट सॉल्यूशंस की, जहां पे हमने USSD और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात की। USSD मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि ये आपको हर किसी व्यक्ति को एक्सेस देता है अपना बैंक अकाउंट का बिना किसी स्मार्टफोन या इंटरनेट के माध्यम से। आप *99# की मदद से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, छोटे मोटे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हमने बात की हाइब्रिड सॉल्यूशंस की। हमने कहा कि ये बहुत आज के तारीख में बहुत दुविधाजनक है ये कहना कि पेटीएम क्या है या नए और क्या सिस्टम्स में आए हैं। हमने बताया कि कैसे काफी सारे जो डिजिटल पेमेंट्स के मोड्स हैं उनको कैसे समागम कर दिया गया एक ही प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो आप देख सकते हैं पेटीएम ऑल इन वन लिखा हुआ है या फिर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की ये मशीन। फिर हमने बात की और जो सॉल्यूशंस आने लगे जैसे BBPS और फास्टैग की। अब मैं नवीन जी, यहाँ तक हमने समराइज किया पूरे सेशन को। सेशन आपके पास। हाँ जी सर। जी सर। हाँ जी। ये तो आपने जो कवर किया ये सब अभी तक हमने जो किया उन चीज़ों पे था। अब अगर हम सेशन में आगे बढ़ें तो सतीश जी थोड़ा ये रिस्क जो है डिजिटल पेमेंट्स में, जैसे अभी हम सब के दिलों में रहता है कि कहीं कोई रिस्क ना हो कोई पेमेंट्स में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अभी क्या है, जितनी चीजें हम लोगों ने समझी उन सब में है कि हम अभी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग है, बहुत सुविधाजनक ढंग से कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा तब तक सीमित है जब तक आपके पास खतरा नहीं है। और अभी भी भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मैं बैंकर हूं, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि भी बहुत से ऐसे लोग जो बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, इन सुविधाओं का उपयोग करने से डरते हैं इनके खतरे को देखते हुए, जबकि खतरा उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि इसमें खतरा क्या है। और जो लोग इस खतरे को नहीं जानते हैं वो यूज करते हैं और कई बार नुकसान भी उठाते हैं। तो मैं 1 बाय 1 एक एक चीजों को शेयर करता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें अपने को रिस्क है और उनको हम कैसे बच सकते हैं इन चीजों को, और कैसे इनको अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं हमारी बैंकिंग सुविधाओं के लिए। तो पहली चीज आती है, जैसे हम लोगों ने बात की थी नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की। तो हम लोग ये नेट बैंकिंग यूज करते हैं किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठ के, या अपने मोबाइल से करते थे। पहले अभी मोबाइल स्मार्टफोन नहीं थे, हम नेट बैंकिंग यूज करते थे। दैट टाइम आइदर हमारे पास अगर घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता था तो बहुत से लोग साइबर कैफे में भी जाकर यूज करते थे। और यह साइबर कैफे हो या अपना लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, अभी जो सिस्टम है, जो हैकर्स हम लोग बोलते हैं, जो आपके सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं, या आप बोलते हो कि ट्रोजन्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो आपके सिस्टम को हैक करके आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके आईडी पासवर्ड को सेव करके, जैसे आप यूज करते हो वैसे ही वो यूज करके आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो खतरा है वो खतरा है आपकी इंफॉर्मेशन, या आप बोलते हो जो वायरस हैं वो आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप कहीं साइबर कैफे में जहां यूज कर रहे हो वहां पे आईडी पासवर्ड आपके
सेव हो सकते हैं जहां पे आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो। अभी हम बात करते हैं एक एक करके उनके सारे रिस्क है, और उसके बाद हम कैसे इनसे बच सकते हैं उनकी बात करेंगे। दूसरा खतरा आता है जो आप बोलते हैं, एक आप अधिकतर जो लोग मेल यूज करते हैं उनके मेल पे मैसेज आता है कि आपने इतने रुपए की लॉटरी जीत ली, आपने इतने रुपए का इनाम जीत लिया है, आप प्राइज क्लेम करने के लिए आप अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन कार्ड दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, तो आपको ये अकाउंट में आपके पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। मेल के अलावा बहुत से मैसेज भी आपको रिसीव होते हैं ज्यादातर कि आपके अकाउंट्स में आपने यहाँ पे जो कंपटीशन में गए थे या यहाँ पे आप गए थे, इसके चलते आपको इस कॉन्टेस्ट में विनर आए हो, आपको इतने प्राइज मनी मिली है। आप अपना अगर अकाउंट नंबर शेयर करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स एक तो आपका अकाउंट उधर हैक हो रहा है, दूसरा आपने अगर इनका रिस्पॉन्स किया देन अगेन वो शेयरिंग चीजें लेके आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ फेक वेबसाइट्स होती हैं, जैसे बोलते हैं कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट होते हैं कुछ जो अपनी फेक वेबसाइट बनाते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर टू ओरिजिनल वेबसाइट। मीन्स जैसे इन केस आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलते जुलते ही नाम से आपको फील ही नहीं होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का साइट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। वो एक स्पेलिंग का कुछ करेंगे और डिफरेंट वेबसाइट बना देंगे। आप उस पर लॉग इन करते हो जब आप कोई भी, तो आप ना ओरिजिनल मर्चेंट की जगह आप कहीं दूसरे वेबसाइट पे इंटर कर जाते हो, और जैसे ही वहां पे आपने अपने क्रेडेंशियल डिटेल डालते हो वहां सेव हो जाती है। सेम ऐसे ही फेक ऐप भी बहुत सारे आते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐप यूज करते हो फ्लिपकार्ट का, ऐसे ही फ्लिपकार्ट के जैसे ही उसने कोई फ्लिपकार्ट की जगह उसने आर की जगह कुछ भी दूसरा स्पेलिंग कर दिया और एक ऐप आपने डाउनलोड किया, जो ऐप आपके सिस्टम पे आपके मोबाइल पे आ गया है, और जब आप एज लाइक उसको आप दूसरे ऐप की तरह यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आपकी इंफॉर्मेशन, आपका पेमेंट कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट हो सकता है। फिर बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, ये कार्ड भी बड़े इजी वे में क्लोन हो जाते हैं। क्लोनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, मीन्स जैसा कार्ड है उसी की सारी इंफॉर्मेशन है दूसरे कार्ड्स में भी आ जाती है। हम लोग जब अपना क्रेडिट कार्ड कहीं एटीएम मशीन पे या किसी पीओएस पोर्टल पे देते हैं किसी को, अगर एटीएम मशीन में कई बार ऐसा पाया गया है जहाँ पे कुछ किसी ने छेड़खानी की है एटीएम मशीन के साथ में, तो वो एक डिवाइस लगा देता है जिसको बोलते हैं कि रीडर होता है। वो रीड करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन से वो डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बना देता है। जैसे डुप्लीकेट करेंसीज होती है, कार्ड बनाना उससे बहुत आसान है। सिर्फ एक मैग्नेटिक चिप में इंफॉर्मेशन होती है, और उस चिप के जरिए वो सेम आपका जो कार्ड है वैसे ही कार्ड बनाएगा, और नेक्स्ट टाइम वो कार्ड आपका जैसे आप यूज करते हो वैसे ही वो कार्ड यूज हो जाएगा। मीन्स जो क्लोनिंग है कार्ड की वो भी रिस्की है। दूसरा, कुछ केयरलेस अपनी तरफ से भी होती है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, अपना आईडी पासवर्ड किसी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को शेयर कर लेते हैं। ये आप मेरा अकाउंट्स है, आप ये पासवर्ड है, ये आईडी है, आप मेरे अकाउंट से पैसा देख के बता दो कितना है। तो वो क्या करता है, वो मिसयूज कर सकता है, वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। कई बार आपका पासवर्ड आपने शेयर नहीं किया है लेकिन चोरी हो जाता है। क्यों चोरी हो जाता है? क्योंकि आप बहुत से सिमिलर पासवर्ड ही रखते हो। मीन्स अगर मेरे पास में मान लीजिए 4-5 आईडीज हैं अलग अलग, मेल है या मैं दूसरी चीजें यूज करता हूँ, और मैं वहां पे एक ही जैसा पासवर्ड रखता हूँ। मीन्स मेरा पासवर्ड आइदर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, आइदर मेरा नाम है, या सिमिलर है, कॉमन है। तो अगर मेरे किसी को एक पर्सन को कोई एक पासवर्ड या आईडी मिल जाता है, तो उससे वो कुछ ऐसा रिज्यूम करते हुए कि दूसरी जगह भी आपने यही पासवर्ड रखता है, और वो ट्रिकी वे से आपका पासवर्ड यूज करके और आपका अमाउंट विड्रॉ कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है किसी को। ये सारे रिस्क जो हैं, मीन्स अगर आप बोलो फिशिंग, विशिंग, स्कीमिंग, मीन्स ये डिफरेंट नाम्स हैं, लेकिन ये सारे रिस्क हैं। और इसकी वजह से अभी भी इंडिया में डिजिटल पेमेंट जो स्टेज होनी चाहिए थी, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। इस रिस्क के कुछ मिटिगेशन है जो बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं है। तो मैं उन सबको सजेशन दे रहा हूं कि आप जब भी कोई चीज, आप जैसे डिजिटल पेमेंट से करने से डरिए मत। कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है। जैसे हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, लेकिन हम उससे डरते नहीं है। हम कोशिश करते हैं और अच्छे ढंग से चलाते हैं कि हमारी गाड़ी सुरक्षित मेरे गंतव्य पहुंचे। लेकिन अगर आप रिस्क से चलाएंगे, खतरनाक ढंग से चलाएंगे, तो एक्सीडेंट होगा। वैसे ही डिजिटल पेमेंट्स भी ऐसे हैं कि आपको सुरक्षित ढंग से और अपने जितने भी नियम्स हैं, जो आपकी गाइडलाइंस है, जो टाइम टू टाइम आपको मैसेज से, मेल से,
बैंकिंग इंस्टीट्यूट या दूसरे जो आपका गवर्नमेंट है वो सारी चीजें बताती हैं, वो फॉलो करनी चाहिए। तो मैं कुछ समराइज वे में आपको बता रहा हूँ कि हमको क्या क्या करना चाहिए। जैसे पहले रिस्क मैंने बताया कि आप कहीं पे नेट बैंकिंग आप यूज करते हो तो किसी भी सिस्टम में आप यूज कर लेते हो। मेरा सजेशन ये है या गाइडलाइंस भी ये है कि जब भी आप कोई भी अपना नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आप कहीं किसी जगह यूज कर रहे हो किसी बैंक के साइट पे, तो फर्स्ट तो जब आप इंटर करोगे तो पहले तो आप किसी भी साइबर कैफे में आप स्पेशली मत करिए, कोशिश करिए कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे ही करें। दूसरा, जब भी कोई भी ऐसा अगर आप आईडी डाल रहे हो, मींस मान लीजिए अगर एसबीआई की साइट पे जा रहे हो और एसबीआई की नेट बैंकिंग का है www.sbi.ibanking.com है, तो आप पूरा इंटर करिए। मींस कई बार हम लोग जैसे ही लिखते हैं एसबीआई, नीचे से उसका आ जाता है कि www.sbi.ibanking.com है, हम क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, इंटर कर जाते हैं। तो आप कभी भी इस तरीके का प्रयास मत करिए, आप पूरा टाइप करिए वहां पर और फिर जाके उस साइट पे एंट्री करिए। दूसरा, कभी भी किसी को भी आईडी पासवर्ड शेयर मत करिए। आपका आईडी जो पासवर्ड आप बनाते हो, आईडी तो बैंक ही प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो पासवर्ड आप बनाते हो वो यूनिक हो। यूनिक इन द सेंस मींस ऐसा पासवर्ड जो आपको ही पता हो और कोई गेस ना कर सके, मींस वो डेट ऑफ बर्थ ना हो। उसमें आपका कैपिटल स्मॉल लेटर भी यूज करिए, आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करिए, न्यूमेरिक भी यूज करिए। ऐसा अगर आप पासवर्ड बनाते हो तो जब तक आप किसी को शेयर नहीं करोगे कोई उसको गेस नहीं कर सकता है। और शेयर करने पे तो रिस्क आपने खुद ले लिया है, तो रिस्क लेने से अच्छा है, रिस्क लेने का मतलब ये होगा कि आपने अपने तिजोरी की चाबी किसी दूसरे को दे दी है, तो तिजोरी की चाबी आपने दूसरे को दे दी है तो खतरा तो है ही। तो आप कोई भी पासवर्ड किसी को भी शेयर मत करिए और सतीश सर, यूनिक एक होना चाहिए। क्वेश्चन आया है। सतीश सर, जी जी एक सर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं वो, हाउ टू फाइंड वेदर ऐप इज फेक और नॉट। मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई जो, जैसे हम पेमेंट की ऐप यूज कर रहे हैं कोई, वो फेक है या नहीं। अगर ऐप की हम आप बात एक करें, सोच, हाँ 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 बताइए। अगर हम ऐप की बात करें तो जैसे उन्होंने बोला कि फेक है कि नहीं है, हम लोग किसी भी जब नॉर्मल जो ऐप होते हैं, ज्यादातर जैसे आईओएस जो लोग फोन यूज करते हैं वहां पे तो फेक ऐप होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि आईओएस क्या है कि कोई भी ऐप को एंट्री करने से पहले उसके सिस्टम पे वो अदर उसकी सिक्योरिटी खुद ही देखता है। लेकिन जो एंड्रॉइड ऐप सिस्टम है वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली टू आईएस पोर्टल के। एंड्रॉइड में क्या होता है कि फेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कैसे ही चेक करें, इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि जब आप ऐप ओपन करेंगे ना, तो आप एक बार कम चीजों को, जैसे क्या है ना कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैंने दिया है तो मेरे को नहीं पता कि अमेजन की साइट कैसी है, हम जाकर उस ऐप को एक बार किसी से मिलाकर देख सकते हैं, या पे उसमें डिटेल्स रहती है कि वो क्या क्या है चीजें, उसके कंटेंट क्या क्या है। अगर हमको कहीं पे भी डाउट आता है तो हम उस चीज को फिर डाउट को क्लियर करने के लिए किसी दूसरे मोबाइल से भी उस ऐप को ओपन करके कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप अपना हाँ इसके बाकी रिस्क इन डिजिटल हाँ बता दीजिए। हाँ, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने बात की अपने यूजर आईडी पासवर्ड नेट बैंकिंग की, फिर आते हैं अपने मोबाइल पे। अब नेट बैंकिंग के बाद सबसे ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है मोबाइल। मींस आपका जो मोबाइल है वो किससे आइडेंटिफाई होता है, आपके मोबाइल नंबर से। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी ने, मींस आपका सिम किसी ने क्लोन कर लिया है, देन आप रिस्क पे हो। क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि कई बार पेमेंट जो होते हैं, ओटीपी आता है, आपको मैसेज आता है, आप अपने मोबाइल से ही पेमेंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर देते हो। लेकिन जब आपका मोबाइल, आपका सिम नंबर किसी दूसरे के हाथों में पहुंच गया, मोबाइल आपके पास है, आपका सिम आपके पास है, लेकिन सेम आपके जैसे सिम की नंबर किसी दूसरे पर्सन के पास है, वो अपने मोबाइल से उसी नंबर को यूज करेगा, वो ओटीपी मैसेज जो आपको आना चाहिए था वो डाइवर्ट होकर दूसरी जगह चला जाएगा और वो रिस्क क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए कभी भी अगर ऐसा कोई आता है, जैसे आपको कोई कॉल, कई बार होता है कि नहीं, आपको मैसेज आता है कि आपका मोबाइल बंद हो रहा है या आप ये दूसरी वेरिफिकेशन कर दीजिए, अदरवाइज आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। तो आप जो भी आपका मोबाइल एजेंसी है, जैसे एयरटेल है, जियो है, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ लीजिए कि क्या ऐसा कोई मैसेज उनके यहाँ से आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैसेज आता है, आप उस पर जैसे ही रिवर्ट करते हो तो ऐसे ही आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक होता है और वो नंबर स्टार्ट होता है। अगर आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा
और वो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो आपको कॉल करते हैं कि आपका ये मोबाइल नंबर है, आप कंफर्म करके इस पे रिवर्ट करिए, इस मैसेज पे मैसेज करिए। जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपका मोबाइल चालू रहेगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। आप जैसे ही उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, रिवर्ट करते हो, तब वो मैसेज आपके जियो, एयरटेल या वोडाफोन को ना जाकर उसको जाता है, और वो मोबाइल आपका टाइम बिंग बंद होता है और दूसरा सिम एक्टिवेट होके आपका मोबाइल उधर चला जाता है, और आपके ट्रांजेक्शन को जो भी ओटीपी या मैसेज दूसरे आने होते हैं, या आपका मोबाइल बैंकिंग जो आप यूज कर रहे थे वो अपने सिस्टम में मोबाइल में यूज करके और ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो कोई भी इस तरह के मैसेज को कोई रिस्पॉन्ड मत करिए। अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है, किसी ने आपको बोला है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की है जिससे आपका मोबाइल बंद किया जा सकता है, सिम बंद किया जा सकता है, आप उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करने के बजाय उसके कस्टमर केयर पे वापस कॉल करिए, उनसे पूछिए कि क्या ऐसा मैसेज उनके द्वारा दिया गया है। अगर दिया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तभी आप शेयर करिए, अन्यथा किसी भी मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करिए। फिर हम लोगों ने बात की कार्ड क्लोनिंग की। कार्ड क्लोनिंग मीन्स हम जब कार्ड यूज कर रहे हैं तो हमने कार्ड जब एटीएम में डाला या कहीं पीओएस मशीन में दिया तो वो क्लोन हो गया, मीन्स उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब उसको हम कैसे बच सकते हैं? आप जब भी आप एटीएम यूज करिए, आप देख लीजिए जो कार्ड रीडर है जहां आप कार्ड इंसर्ट करते हो वहां कोई एडिशनल डिवाइस तो नहीं लगी है। कई बार ऐसा हम लोगों को वीडियो भी बहुत से मिलते हैं, आप उसको हिलाकर देख लीजिए, कोई ऐसा सेपरेट यूनिट तो वहां पे किसी ने इंस्टॉल नहीं की है जिसकी वजह से वहां पे आपका कार्ड रीड हो सके। आप उसको एक बार अगर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो कई बार उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल इनबिल्ट डिवाइस है या उसमें सेपरेट डिवाइस है। या पीओएस मशीन में आप कोई पेमेंट करने जा रहे हो, आप कार्ड दे रहे हो किसी को, आप अपने सामने ही कार्ड का पेमेंट कराइए। किसी को पेमेंट ऐसे मत दीजिए कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिले कि आपका रीड कर सके। अगर आप ऐसा प्रिकॉशन करोगे तो कार्ड की क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। अगर कार्ड की क्लोनिंग नहीं होती है तो कार्ड आपका सुरक्षित है। और किसी भी थर्ड पर्सन को कार्ड मत दीजिए पेमेंट निकालने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी से अपने थर्ड पर्सन को कार्ड शेयर करते हैं कि आप जाके मेरा पेमेंट ले आइए या पेमेंट दे दीजिए, और उस समय क्या होता है कि हमारा कार्ड से पैसा निकल सकता है। मीन्स वो हमारी जानकारी में हमने ही अपना रिस्क ले लिया है कि आप मेरा पेमेंट ले लीजिए, और वो विड्रॉ कर लेता है। कई बार कंपनी में भी किसी ने, कोई ऑफिस वाला है, आपने शेयर कर लिया है, वो रिस्क भी आप लेते हो। तो ऐसा कभी भी अपने कार्ड के साथ मत करिए। ये तो ये हो जाता है कि आपने अपना अकाउंट ही उसको दे दिया कि आप ऑपरेट कर लो। फिर बात करते हैं, कुछ पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं इसमें। जैसे कभी आप पेमेंट्स करते हो किसी भी साइट पे या पीओएस मशीन पे, आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन जो पर्टिकुलर मर्चेंट है या जो पर्टिकुलर सेलर है उसके अकाउंट में पैसा हिट नहीं करता है। दैट टाइम आपको क्या करना होता है, आप डबल पेमेंट करते हो, लेकिन आपने ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है। उस पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर जुनून ट्रांजेक्शन है तो बैंक को आप जब कंप्लेन करते हो तो उसके लिए बकायदा गाइडलाइंस है कि अगर ऐसा कोई इश्यू होता है कि जिसमें कार्ड से आपके या आपके अकाउंट से पेमेंट डेबिट हुआ है और आप पैसा मर्चेंट को नहीं मिला है, देन आपको कई बार तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से विद इन 24 आवर्स अमाउंट रिटर्न हो जाता है, जिसको आप चार्जबैक भी बोलते हो। या कई बार पैसा अगर रिटर्न नहीं होता है तो आप कंप्लेन करते हो और तो विद इन 7 डेज बैंक रिजॉल्व करते हैं और आपके अमाउंट को आपके अकाउंट में क्रेडिट दे देते हैं। तो मेरा जो सजेशन है या गाइडलाइंस है, जीजे हम लोग जो बात कर रहे हैं, जहां रिस्क है वहां पे मिटिगेशन है। रिस्क कई बार हम लोग खुद ले आते हैं और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी में अननोन है, जिनको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम जितनी सुरक्षा से काम करेंगे, अपने को सतर्क रहते हुए काम करेंगे, ये रिस्क हम अपने आप से कम कर सकते हैं। यस नवीन जी। थोड़ा सा मैं इसमें फेक एप्स में कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जनरली ये फेक ऐप होते हैं लुक अलाइक ऐप। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप डाउनलोड करना था, लेकिन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जगह पे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा, स्पेलिंग इसमें कुछ डिफरेंट है, उस ऐप को डाउनलोड कर दिया। जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास एंड्रॉयड या iOS प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इस तरह के मैलिशियस ऐप्स को हटा देते हैं, लेकिन फिर भी किस लिमिटेड सीमा पर, समय पर ये आपके सामने हो सकते हैं कि आप इस थ्रेट में फंस जाएं। मैं आपको कहूंगा कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि इसकी रेटिंग क्या है। आपको समझ जाना चाहिए कितने लोगों ने रेटिंग की है।
मैं उदाहरण के तौर पे दूंगा, अगर कोई फेक ऐप होगा तो वो इंस्टॉल हो आपके गूगल पे स्टोर पे या iOS पे आएगा, आते ही कुछ समय बाद उसको हटा दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर कंप्लेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन एकदम अनरेटेड है, बिल्कुल नया है, आप ध्यान से देखिए कहीं उसके स्पेलिंग मिस्टेक में एरर तो नहीं है या कुछ डिफरेंट तो नहीं है, आपको अपने तरीके से अवेयर होना पड़ेगा। दूसरी एक बात मैं और कहूंगा कि जब भी आप इस तरह के एप्स को डाउनलोड करते हैं तो ये ऐप आपके सामने कुछ और इंफॉर्मेशन भी देता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि मैंने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की जगह पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो मैं सीधे उस पर ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, मैं उसके ट्रांजैक्शन से पहले देखूंगा मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर ये फेक ऐप होगा तो वो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दे पाएगा। या मैं बात करूं कि मेरा मोबाइल नंबर उसके साथ लिंक नहीं है, वो मुझे ओटीपी नहीं दे पाएगा। आप जैसे एक नॉर्मल लाइफ में आप किसी फेक आर्टिकल को जेन्युइन आर्टिकल से डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे वो अवेयरनेस आपको काम यहां पर आती है। नवीन जी। सर, आपने बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट, मिटिगेशन, फेक पेमेंट्स या फेक मोबाइल ऐप्स, यूपीआई, ईसीएस, आईएमपीएस, आरटीजीएस, जितने भी हमारे इसके डोमेन्स हैं डिजिटल पेमेंट्स के, बहुत अच्छे से समझाए हैं। थैंक्स फॉर द सेशन, थैंक्स फॉर वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू बोथ, थैंक यू सर।